चलिए भाई, मंगल का मंगल दिन हमारे सामने खड़ा है। इस हफ्ते का डे 2 और कल तगड़े एक्शन के साथ भारतीय बाजारों ने इस नए हफ्ते की शुरुआत करी थी और आज वो एक्शन और तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि आज वो फाइनली वो डे आ गया है, डी डे, वोटों की गिनती का दिन। और एज वी स्पीक 8 बज चुके हैं। मेरे ख्याल से अब बैलेट पेपर्स की काउंटिंग, वो जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनकी काउंटिंग शुरू भी हो गई होगी। तो देखिए आपके सामने अब आंकड़े बदलना शुरू भी हो गए हैं। तो सीएनबीसी आवाज की ये स्क्रीन छोड़ के कहीं दिन भर जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट्स का तड़का और जो पूरा काउंटिंग का अपडेट है सबसे पहले इसी स्क्रीन पे सब आपको मिल जाएगा। खैर, हमने पोस्टल बैलेट वाले होंगे ना ये अभी तो 8 से 8.5 पोस्टल बैलेट, 8 से मोटा 8.5, मोटा वही रहता है। उसके बाद धीरे धीरे पिकअप होना शुरू होगा। और 542 मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक सीट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। yes. तो इसके लिए काउंटिंग तो 542 में ही हमने होगा। हाँ, इसीलिए सुबह से आप देख रहे थे 1-0 नजर आ रहा था क्योंकि एक सीट तो अनअपोज्ड एनडीए के खाते में वैसे ही चली गई। सीएनबीसी बड़ा दिन है तो सीएनबीसी आवाज का पूरा एडिटोरियल पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अनुज से बात करेंगे आज के अहम दिन, कहां नजर रखें, किस तरह के समीकरण है, सिनेरियो पेंटिंग करेंगे। वीरू बगल में बैठे हैं। आज के दिन कौन से लेवल्स वॉच आउट करने हैं, 9:15 बजे बाजार जब खुलेगा कहां कंफर्ट मिलेगा, कैसे एंट्री पाने के मौके ढूंढने हैं, वो सब डिटेल में चर्चा होगी। हर्षदा से रोसी तरह कुछ बेहतरीन खबरों वाले स्टॉक्स पे चर्चा होगी। इस बीच कुछ और ब्रोकरेज अपडेट्स आएंगे तो उस पर हर्षदा से बातचीत होगी। नीरज जी से बातचीत कर लेंगे ग्लोबल तड़के की, मूड माहौल है कैसा, उस पर होगी चर्चा। और लक्ष्मण भी आपको सुबह सुबह तड़के नजर आएंगे। स्क्रीन बदली से नजर आएगी क्योंकि खड़े हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में। आपको टीजर दे देता हूं। सुबह इन्होंने हम सबको नाश्ता करवाया था और अब कह रहे थे हाँ ऑनलाइन नाश्ता करवाया था। नाश्ता बनता हो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। उसके बाद टीजर दिया था कि कुछ और इंटरेस्टिंग झलकियां दिखाऊंगा आपको। एक चीज मैं बोल देता हूँ, वैसे लक्ष्मण जी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक बड़ा एग्जिट पोल होता है दोनों बड़ी पार्टीज के हेडक्वार्टर्स में किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, उससे पता चल जाता है। और बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, वो जो लड्डूस बनते हैं ना वो विजुअल्स बहुत ज्यादा हिडियस होते हैं, वो थोड़ा सा उसको लक्ष्मण ने दिखाई नहीं, आज पूरी दिखाई है। पूरी आलू सब दिखा दिया। नॉर्थ इंडिया का ब्रेकफास्ट। तो लक्ष्मण आपको पूरा जायजा देंगे। पॉलिटिकल पार्टी की क्या तैयारी, बीजेपी हेडक्वार्टर्स तो दिखाई देंगे आपको। ये सब कुछ होगा इस शो में। एक मिनट एक काम करते हैं, एक बार लक्ष्मण जी से एक बार पूछ लेता हूँ मैं। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, क्या तैयारी पूरी हो गई है वहाँ पर सेलिब्रेशंस की? देखिए, ये दरअसल तीसरा चुनाव है जब से मोदी सरकार आई है, तब से मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। लेकिन हर बार मैंने तुलना की दूसरी पार्टी ऑफिसों से, तो यहाँ पे अलग तरीके की तैयारी होती है, बहुत ही भव्य तैयारी होती है। जीत हार की बात छोड़ दीजिए, लेकिन हर बार यहाँ तक कि 4-5 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होते हैं, वहाँ भी चुनाव की तैयारी बड़ी भव्य होती है नतीजे की। और वही हाल इस बार यहाँ पे देखने को मिला। सुबह से यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल है। जैसे 8 बजने को थे, सारे प्रवक्ता अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता थे सब बिल्कुल ड्रेस होकर के यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैनर लगाए हुए हैं और सब अपने अपने केबिन में, सब काफ़ी व्यवस्थित होता है। सबके पास लिस्ट है कहाँ में जाना है, कितने बजे जाना है, वहाँ सब पहुँच गए हैं। बाहर नाश्ते की तैयारी, टेबल सज चुका है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बिल्कुल हर मीडिया वालों केबिन बने हुए हैं। सारे प्रवक्ता यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और बस 20 से 25 मिनट का वक्त और है। अगले आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हुई हो या ना हुई हो, 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा और पहले राउंड का रुझान आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तैयारी बड़ी भव्य होती है, देखने लायक होती है, यहाँ पे ऐतिहासिक होती है। भव्य तैयारियां। वैसे कल अपडेट्स आ रहे थे, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में भी तंबू गड़ रहे थे। सब तैयारी तो सभी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं सुबह में विजुअल्स देख रही थी कि वहां पर भी तैयारी हो गई है। स्पेशली मीडिया वालों को धूप में ना खड़ा होना पड़े, उसकी तैयारी हो गई है। और ऑफ कोर्स कल से तो खबरें आ ही रही हैं कि वो तो एग्जिट पोल को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं। उसका उल्टा ही होगा ऐसा है। देखिए तैयारी तो सब करते हैं। जब रिजल्ट्स आते थे तो मेरे भाई के 95% प्लस आते थे, मेरे 60% आते थे, लेकिन तैयारी तो हम दोनों ही करते थे। तैयारी तो सबको करनी है भाई।
भाई देखिए तैयारी पिछली बारी 2019 में सन्नाटा छाया हुआ था ऑपोजिशन नहीं नहीं, एक चीज मैं कहूंगा, अब की बारी वो कुछ पोस्चरिंग तो करने की एक चीज मैं कोशिश कर कहूंगा, ही रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा, इस बार ऑपोजिशन ने एटलीस्ट फाइट अच्छी करी है। और आप जो मर्जी करें, फाइट अच्छी करी है, भले ही मतलब आपका व्यू कुछ भी हो, नंबर्स कुछ भी आए, फाइट अच्छी करी है। और अभी भी जैसे हजदा बोल रही है कि वो आप कल की भी अगर उनकी वो स्टेटमेंट्स देखें, ऑब्वियसली सब यही कहेंगे कि जब एग्जिट पोल आपके अगेंस्ट जाएंगे तो कि हम नहीं मानते हैं एग्जिट पोल्स को, वो सब कहेंगे। लेकिन इस बार के इलेक्शन में एक ये लगा कि एटलीस्ट कुछ ऑपोजिशन है। 2019 में वो बिल्कुल नहीं था, 2024 में एटलीस्ट ये था कि हाँ क्लियरली एक कुछ ऑपोजिशन का सेमलेंस तो था इस देश में। चलिए, रुझान शुरू हो गए स्क्रीन पे आना, अभी इस पे नहीं जाएंगे, अभी तो टू अर्ली, सिर्फ पोस्टल बैलेट्स हैं, थोड़ी देर बाद इसकी भी चर्चा करना शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन कल हमने सुबह, कल का निफ्टी प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, और साथ में फिर उसके बाद गिफ्ट निफ्टी भी दिखा दीजिएगा। आज फिर 100 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन, हालांकि कूल ऑफ जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी अब तो अपडेट्स आने शुरू होंगे तब और कन्विक्शन शायद बढ़े, या जो भी होना है तब मूवमेंट्स नजर आएंगे। लेकिन कल सेशन बढ़िया था वैसे, 3 साढ़े 3 शुरुआती मूव्स थोड़े ठंडे पड़े, उसके बाद मोमेंटम पिकअप हुआ तो दिन के हाई 3.25 साढ़े 3% ऊपर जाके निफ्टी सेंसेक्स कल बंद होते हुए नजर आए थे। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो गजब के थे। तो हमने एग्जिट पोल्स के उन रुझानों को या इंडिकेशंस को कुछ हद तक तो कल स्क्रीन पे डाइजेस्ट कर लिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल 350 प्लस की एनडीए की बात कर रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा शुरुआत करें, सबसे चर्चा करें उससे पहले थोड़ी सी सिनेरियो पेंटिंग कर लेते हैं। एक्स नंबर्स की तरफ रुझान आ रहे हैं तो इस तरह का बिहेवियर होगा, एक्स वाई आ रहे होंगे तो इस तरह का बिहेवियर। तो सिनेरियो पेंटिंग साइज कहती क्या है, क्या डाइजेस्ट किया हुआ है, किस तरह के मूव्स एंटिसिपेटेड है और बाजार फिर कैसे रिएक्ट कर रहा होगा? देखिए क्या डाइजेस्टेड है, 300 से 310 बीजेपी की सीटें और 350 से 370 के करीब एनडीए की सीटें। हाँ। ठीक है ना, ये डाइजेस्टेड है मेरे ख्याल से। आई थिंक नीरज जी का नंबर 322 है मेरे ख्याल से, 332 ओके, 332 अकेले उनका बीजेपी का, अकेले बीजेपी का 330, 300 बढ़ के 332। तो अगर वो 332 आ गया बीजेपी वाला और 332 से 350 के करीब अगर आ गया और अगर उससे भी आगे निकल गया, तब तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में आज आपको एक बार के लिए 24,000 भी दिख सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है, आप आज की आज मार्केट को चेज़ मत करिए, क्योंकि आज की आज मार्केट को चेज़ करेंगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है मार्केट में, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ है, कल एफआईआई ने 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करें। नॉर्मली जब इस तरीके की कवरिंग शुरू होती है, जो हमने पिछली सीरीज़ में भी देखा था, वो तब तक नहीं रुकती जब तक वो नेट लॉन्ग नहीं हो जाते। तो अभी भी सिस्टम में करीब करीब 2.25 लाख शॉर्ट हैं, 3.5 लाख शॉर्ट थे, 1.25 लाख कवर हुए, अभी भी करीब करीब 2-2.25 लाख शॉर्ट खड़े हैं, ये भी कवर होंगे मार्केट में। ये कवर होंगे या तो मार्केट में आज मार्केट ऊपर खुलेगा तो कवर होंगे, अगर किसी तरीके से मार्केट नीचे आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो जो एफआई शॉर्ट में स्टक होंगे उनको लगेगा कि चलिए अच्छा मौका है, हम निकल जाते हैं। क्योंकि अगर मार्केट का एक्चुअल वर्डिक्ट वही आया जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, भले ही 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसके बाद मार्केट में बड़ी रैली आएगी और जून सीरीज के अंदर एक बार आप 24,000 भी देखेंगे, अगर तो एक्चुअल में बीजेपी की खुद के नंबर्स 320-330 आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज की आज ही लें, वो उस चीज़ का आपको ट्रेडर्स को ध्यान रखना है, इन्वेस्टर की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो शॉर्ट्स हैं ये सारे कवर होंगे, चाहे लोअर लेवल पे कवर हो चाहे हायर लेवल पर कवर हो। ये अब मेरे ख्याल से मार्केट का नज़रिया है कि एफआईआईस को शॉर्ट्स कवर करने का मौका कहाँ मिलेगा, गैप अप पे मिलेगा या लोअर लेवल पे मिलेगा, लेकिन शॉर्ट सारे कवर होंगे बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, मार्केट को आज एक बड़ा पॉजिटिव है ऑयल। आई थिंक हमने कल बात की थी कि एक और पॉजिटिव था इकोनॉमी के नंबर्स, जीडीपी नंबर्स, जीएसटी नंबर्स, इसमें आप जोड़ दीजिए हमारा ऑयल, हमारा मैक्रो जो है ना, प्लस जोड़ दीजिए मॉनसून। ये हमारा जो मॉनसून है ना, ये जो हमारा मैक्रो है ना 2024 का, हमारा 2024 का मैक्रो, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम इतना अच्छा मैक्रो हमारा कब था, अगर सारे के सारे समीकरण जोड़ दें तो ये अब इसमें से कितना मार्केट ऑलरेडी पचा चुका है। ये मैक्रो पर मुझे लग रहा है कि इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ करीब करीब 12-13% हो सकती है। और 12-13% की अर्निंग्स ग्रोथ हो तो मार्केट 14-15% के हिसाब से क्या कर देता है आपको, एक सिंपल इक्वेशन होती है। तो इन सब का भी फोकस होगा। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपफ्रंट आज कह रहा हूँ कि थोड़ा ट्रेडिंग अप्रोच की बजाय इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखिए आज, क्योंकि हो सकता है थोड़ी मुनाफा वसूली आ जाए, लेकिन वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करिए। ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 4 से 5 साल में अगर आपने मार्केट में ढंग से इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टेड रहे तो आपकी इतनी वेल्थ बन जाएगी कि उसके बाद आप आराम से रिटायर कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, मैक्रो सपोर्टिव है, इंडिया इंक की अर्निंग्स अच्छी इंप्रूव करनी चाहिए, जितनी बढ़िया रहेंगी उतना कंफर्ट बढ़ेगा। 1050 निफ्टी का इस समय का ईपीएस
13% से बढ़ रहा है, तो 2 साल की डिस्काउंटिंग करेंगे तो फिर कंफर्ट जोन में 21 टाइम्स के आसपास निफ्टी नजर आएगा आपको। तो वैल्यूएशंस का जो कंसर्न रहता है फिर थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। खैर, अच्छा दूसरी चीज, अब ये कल का मार्केट अच्छा, निफ्टी सेंसेक्स उतना रिजॉइस नहीं कर रहे थे जितना स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज देख के मजा आ रहा था। गजब का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। अब तो सबके जहन में, हम सब रिटेल के जहन में सवाल ये है कि भाई सब हाथ से निकल गया क्या या अभी भी बाजार में हमारे लिए मौके हैं? हम रिटेल का अप्रोच करेगा अब। बिल्कुल, देखिए ये वही बात हो गई कि अगर सहवाग 294 पे आउट होता था, लोग कहते थे कि यार ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनाई। कल निफ्टी ने 733 पॉइंट की रैली दी है आशीष, अब आप उसमें भी खुश नहीं है। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर था। अब सब एक ही दिन में थोड़े ना हो जाएगा, टाइम दीजिए थोड़ा उसको, ठीक है। मतलब मैं तो एक तरीके से खुश था कि कल बहुत इतनी बड़ी रैली नहीं हो गई, क्योंकि फिर सब कुछ ही आज के लिए कुछ, आज के लिए अगले कुछ दिनों के लिए भी बचा के रखो आप इसको। मेरे ख्याल से इस मार्केट में आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि आपको इन लेवल्स पे भी क्या खरीदना है। मतलब क्योंकि पैसा तो तभी बनेगा ना, आप या तो इंडेक्स में आपने लिया हुआ है, ETFs वगैरह लिए हुए हैं, वो अलग बात है। यहाँ से आप क्या खरीदेंगे तब आपका पैसा बनेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से भी PSUs ही खरीदिए आप, क्योंकि जब CEO खुद इतना बुलिश है और वो CEO वापस आ रहा है, हम बार बार हम स्टॉक्स की बात करते हैं कि कहीं नया CEO आया या अच्छा डायनामिक CEO आया, उसका स्टॉक ले लीजिए। तो यहाँ पे पूरा CEO आपके सामने बैठा, CPSE का CEO बैठा है, वो खुद पार्लियामेंट में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं कि ये PSUs पे फोकस करो, ज़्यादा सोचना नहीं है। PSUs और इनके नंबर्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मजगांव डॉक देखिए आप, कोचिन शिपयार्ड देखिए आप, BDL, सबके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और कल ये एक इंडेक्स था जो ना सिर्फ गैप अप खुला बट इंट्राडे में जिसने आपको कमा के दिया। कल अगर इंट्राडे में कहीं पैसा बना वो PSUs थे। आप देखिए गेल का स्टॉक देखिए, आप HPCL का स्टॉक देखिए, आप BPCL का स्टॉक देखिए, IOC का स्टॉक देखिए, कॉनकोर का स्टॉक देखिए। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर गैप अप के बाद भी पैसा बना। बाकी स्टॉक्स में गैप अप के बाद आपका पैसा नहीं बना होगा, PSUs में गैप अप के बाद भी पैसा बना। तो PSUs पर ही फोकस करिए और अपना 75% पोर्टफोलियो इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड रखिए और बाकी 25% हेज करने के लिए ग्लोबल, जिसमें IT, फार्मा और मेटल्स जिनको मैं जोड़ता हूँ, उन पर रख लीजिए। और मॉनसून, कैबिनेट फॉर्मेशन, ये आगे के ट्रिगर्स होंगे। मैं आज बार बार कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आज डे अप्रोच के बजाय लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और डे अप्रोच वाले वो रिजॉइस करेंगे जो CNBC आवाज की बात सुनते रहे, हर गिरावट में खरीदारी करने की हिम्मत करते रहे। आज आपके पोर्टफोलियो कल भी चमक रहे होंगे और आई एम श्योर आज भी शायद दिन अच्छा ही जाए, अगर वाकई रुझान ऐसे ही रहे तो उनके लिए अलग कहानी। अदरवाइज अप्रोच थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म रखिएगा। चलिए, कच्चा तेल ही नहीं, वैसे एक काम करिएगा, तबर अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। US के इक्विटीज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं थे, मिला जुला रुझान देखने को मिला, पर हैंडओवर बुरा नहीं था। अगर तब, हाँ देखिए, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी और ठंडी पड़ी, कच्चा तेल गजब का कूल ऑफ हो रहा है। कल के ठंडे होने के ऊपर से आप देख रहे हैं $2 के आसपास और नरम पड़ता हुआ। तो हैंडओवर एक्चुअली वेरिएबल्स के लिए आज से इंटरेस्टिंग है। आप मुस्कुरा रहे हो, कुछ रुझान मिलने लगेगा आपको? मैं देख रहा था पोस्टल बैलेट ही हो, लेकिन बहुत जबरदस्त रुझान आने शुरू हो गए। 135 और 52। अभी तो पोस्टल बैलेट, उसके बाद CNBC आवाज बिल्कुल सही है। इस नेटवर्क के ग्राउंड रिपोर्टर्स हर पोलिंग बूथ पे सबसे पहले सबसे एक्यूरेट इन्फो आपके पास आएगी। रह के आपको जब क्लैरिटी आनी शुरू होगी ना, तो न्यूज रूम भी लेके जाएंगे। वो न्यूज रूम में अपन वो स्क्रीन पे ऐसे करके सब दिखाएंगे, स्टेट वेट जूम करके सारा मूड मॉल दिन भर कैप्चर होता रहेगा, सीट वाइज भी दिखाएंगे। परफेक्ट है। नीरज जी, ग्लोबली हैंडओवर हमारे लिए कैसा, मूड कैसा है, कितने सपोर्टिव है बोलो? सब कुछ अच्छा होता है तो फिर ग्लोब खराब नहीं हो सकता है। कल हम लोगों ने एग्जिट पोल पे रिएक्शन कल दिया, उन्होंने फ्राइडे को ही दे दिया था, सेलिब्रेट कर लिया, 500 पॉइंट तेजी कर दी। आज उन्होंने आपके लिए कहा कि क्रूड और नीचे लेके आओ, अब सब बढ़िया होना चाहिए, तो क्रूड तो बहुत नीचे आ गया है, क्योंकि सितंबर ऑनवर्ड फेज आउट होगा, जो प्रोडक्शन कट जारी है अभी, तो माहौल तो अच्छा है। देखिए US मार्केट में भी कोई दिक्कत नहीं, सुपर बुलिश है वहाँ पे। JP मॉर्गन स्टैनली की जो लड़ाई हो रही है, JP मॉर्गन हमेशा से वो रोदू आदमी है, वो हमेशा उनको दुनिया में सब कमी ही दिखती है, लेकिन बड़े बड़े जो टारगेट्स हैं उन्होंने बहुत मिस किए हैं। और ये JP डायमंड को अफसोस होगा कि उन्होंने हर बार मिस किया है, कि जितनी बार उन्होंने टारगेट दिया उससे ऊपर फर्क हो सकता है। ये हो सकता है कि बोलते कुछ और हो, करते अंदर कुछ और हो। तो अभी भी आज भी सुबह भी 2-3 लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी कि कैलेंडर ईयर 2024 में S&P नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। तो अंडरटोन तो वहाँ पे बहुत ही बुलिश है। अब रेट कट हो ना हो उसको बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन बॉन्ड यील्ड भी सॉफ्ट हुई है थोड़ी और डेटा सपोर्टिव है। और सबसे अच्छी चीज़ है क्रूड, और वहाँ भी इलेक्शन है, वहाँ भी 5 नवंबर को
बाइडन साहब की जो है धक धक हो रहा है कि कैसे ठीक करना है। तो ग्लोबल सेटअप मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। अब अपना डोमेस्टिक सेटअप ही इसको आगे ड्राइव करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ग्लोबल पिक्चर्स में आपको। बढ़िया। जेमी डायमंड को देख के मुझे एक कैरेक्टर की याद आती है। फ्रेंड्स में एक डॉक्टर हैकल्स करके थे। वो हर चीज़ में परेशान रहते थे। उनकी शक्ल भी वैसी थी एक्चुअली। हम बोल सकते हैं कि वो जेमी डायमंड देख तो रहे नहीं होंगे हमको तो। देख रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे होंगे। और समझ नहीं पा रहे होंगे क्या बोला। कुछ ही देर में लक्ष्मण के पास भी चलेंगे। पता चला है कि वो सुबह का नाश्ता खाया है उन्हें, पता चलेगा टेस्ट कैसा है, पर वो बाद में। पहले आज के सेशन की अप्रोच। कल भी चर्चा हुई थी, तो अब अपन बात कर रहे थे कंफर्ट जोन की। कहाँ रिट्रेस होके आएगा, कहाँ हमारा कंफर्ट है, क्या वॉच आउट करना है। हमें एंट्री पॉइंट बढ़िया मिल गए थे। कल भी उसे ड्यूली फॉलो करा होता तो ठंडा जब शुरुआती टिक्स के बाद आया था बाजार, आपने लैच ऑन किया होता तो बढ़िया कल दिन के दौरान अप मूव फिर नजर आए थे। तो ऐसे में डेटा क्या तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, बातें मूड सेंटिमेंट अपनी जगह, डेटा की प्राइमरी सुप्रीमेसी अपनी जगह। डेटा क्या कह रहा है, इस पे आपके पास आऊंगा। और कहाँ पे कंफर्ट होगा अगर बाजार कहीं ठंडा पड़ रहा है उस पे। लेकिन उससे पहले एक काम करा जाए। आज के सेशन के लिए हम लोग का सेटअप कैसा खड़ा है वो जान लेते हैं, फिर मैं आपके व्यू आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है आज के लिए सेटअप? सेटअप अच्छा है आशीष। FIS की बाइंग है, DIS की बाइंग है। और देखिए आप बाहर आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। मैं थोड़ा इसको क्विक रखता हूँ आज। फटाफट से नंबर दिखा दीजिए। FI की बाइंग, DI की बाइंग, और FI की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग, FI की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग। नॉर्मली जब ऐसा होता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज मुझे हैरानी नहीं होगी, एक बार के लिए इंट्राडे में आपको अपन बोलते हैं FI DI दोनों खरीदे तो प्लस फ्यूचर्स में भी खरीद लिया। तो आज इंट्राडे में मुझे शार्प पुल बैक का भी डर लग रहा है। एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई, निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई, और उसके बाद वो शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल लॉन्ग भी जुड़े हैं सिस्टम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट कटे हैं। 65,000 लॉन्ग जुड़े हैं और 55,000 शॉर्ट कटे हैं। और एक चीज़ अच्छी हुई है, कल इंडिया विक्स 15% गिरा है और बाकी का इंडिया विक्स आज गिर जाएगा। तो इंडिया विक्स हमारा जो है वो 15-16 पे आ जाएगा। आज के बाद समीकरण नॉर्मल बैठ जाएंगे, आप अपनी नॉर्मल ट्रेड बिठा पाएंगे। उसके बाद पुट कॉल रेशो 1.04 पर है, ये भी अभी कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है। तो मार्केट में आज जगह है। आज मार्केट में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, खैर एग्जैक्ट लेवल आप वीरू से डिस्कस करिएगा। आज मार्केट में आपको 400-500 पॉइंट की निफ्टी की रेंज होगी, जिसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी होगी। उस वॉलेटिलिटी को अगर आप प्ले कर सकते हैं, मैं वो डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, जो उस वॉलेटिलिटी को प्ले कर सकते हैं वो पैसा भी बड़ा बनाएंगे, विद द रिस्क की पैसा जाने का भी रिस्क है। तो उस हिसाब से बाकी वीरू से डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट लेवल्स क्या हैं वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, वीरू। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा, वॉलेटिलिटी के लिए। हाँ, देखिए कल क्या हुआ, जो शुक्रवार से जब हम मंडे के लिए आए, जिन रेंजेस पे कॉल राइटर्स ने अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाया था, 23,000, 23,100, उधर 50,000 पे, जब वो लेवल्स क्रॉस हो गए तो कल रिट्रेसमेंट निफ्टी का उसी तक आया, फिर उसने अपना काम कर दिया, फिर वहीं से पुल बैक आया। ठीक है, कल का इंट्राडे हाई क्या था? करीब 23,335, वो जो सुबह का मैंने पहला पॉइंट मेंशन किया था, जो कि एक बड़ा सप्लाई पॉइंट होगा। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? FIS के स्टैट्स अनुज ने बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, उसको करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल दे आर होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.97 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ठीक है, इंडिसेस में। आशीष, आज के लिए डे अप्रोच में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, जहां से ये गिफ्ट निफ्टी सिंक हुआ ना आशीष, वही सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर है। स्टैट्स हम FIS के डिस्कस कर चुके हैं, मैं सीधे आता हूँ निफ्टी के पिरामिड्स पे। जरा एक बार देखिएगा आशीष, कल 23,500 पे मंथली और वीकली पे अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ कॉल्स का कंसंट्रेशन है। ये आपकी स्क्रीन पे 1 करोड़ कॉल। इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ये 1 करोड़ कॉल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं 23,000 की पुट राइटिंग के क्वांटम से। तो याद रखिएगा, पुट राइटिंग 23,000 पे है, वीकली प्लस मंथली अप्रॉक्सीमेटली 58 लाख पुट खड़ी है, और वीकली प्लस मंथली 23,500 पे लगभग 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है, जो कि काफ़ी हैवी है। वो बात जो अनुज ने कही ना, अभी वॉलेटिलिटी के प्रिपेयर रहिए, अगर आप उसको डील कर सकते हैं तब ट्रेड आपके लिए है। लेवल्स लेके आइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब कल का लो और कल के पुट राइटर्स का जोन क्या है, जरा आइए देखते हैं उसको। उसके मुताबिक जो बेस 1 है उसको डिटरमाइन किया गया है आशीष। बेस 1 क्या है आपका? करीब करीब 23,160 और 23,030। मैं ये मान के चलता हूँ इन नंबर्स के आते आते ड्यूरिंग द डे किसी भी डिसअपॉइंटमेंट में, टिल द टाइम ये बेस 1 मेंशन परसिस्ट करता है आशीष, अब
आप स्टे लॉन्ग की अप्रोच रख सकते हैं, डिप्स को भी बाय कर सकते हैं। उस डिप को एक कंट्रोल्ड डिप की संख्या दी जाएगी, जो कि कल की हमारी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी भी है। और याद रखिएगा, ऑन द हायर साइड, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ होगा। अगर ये नंबर वाकई बहुत स्ट्रांग है और हमें एक अनचार्टेड ट्रैजेक्टरी में फिर ले जाना है, तो इनको पहला रेजिस्टेंस पॉइंट दैट्स 23464 और 518 बाइसेक्ट करना पड़ेगा। फिर सोचिए, फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 करोड़ कॉल खड़ी है यहाँ पे। 23,500 से ऊपर का बाजार एक ट्रांजिशन प्रोसेस होगी, उसमें जाना है हमें, तो हमें इस जोन को पार करना पड़ेगा। इस जोन को पार करने के बाद जो बेस्ट केस सिनेरियो है, जैसे आई मीन ऑलमोस्ट बीजेपी 360 प्लस या 360, उस केस में अ स्विंग टुवर्ड्स 610, 741, 810 पॉसिबल है आशीष। बट मैं फिर कहूँगा 741, 810 के जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में थोड़ा कन्वर्ट कीजिएगा, या फिर एटलीस्ट जो स्टॉप प्रॉफिट की अप्रोच होती है ना, उसको जरूर रखिएगा आशीष निफ्टी पर। तो मतलब बेसिकली 23,160, 23,030 नीचे की तरफ आ रहा है तो मेरा कंफर्ट जोन है, या फिर और साथ में अगर 23,500 के ऊपर की डायरेक्शन जा रहा है थ्रेशोल्ड तब पार तो होगा आप जब एक्सट्रीम अच्छे नंबर्स होंगे आपके। तो ईदर वेज ये अपने डिफाइंड मार्कर्स ओके निफ्टी के। एक काम करते हैं वीरू, बैंक निफ्टी के लिए आपके पास आ रहे हैं ठीक है। वापस। अब हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट जुड़ गए, उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। राहुल अरोड़ा, CEO ऑफ निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। राहुल गुड मॉर्निंग। और राहुल आज काफ़ी खुश हैं क्योंकि कल रात को डोकोविच मैच जीत गए। वो टफ मैच था, लेकिन वो रात को 1 बजे तक राहुल मैच देख रहे थे। मैं तो खैर सो गया था, सुबह राहुल के मैसेजेस देखे मैंने 3-4, तो मैं समझ गया कि वो शायद इसीलिए राहुल थोड़े से, वैसे क्या राहुल अभी भी फ्रेश लग रहे हैं। राहुल गुड मॉर्निंग। तो क्या मार्केट में इस समय सब कुछ पच गया या फिर आज भी कुछ लेने की जगह है? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑन अ लाइटर नोट अनुज, मुझे जो नतीजा चाहिए था वो मिल गया, बट दैट नॉट विद स्टैंडिंग, आई थिंक अनुज आपको याद होगा जब दिसंबर में जो काफी महत्वपूर्ण स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त हमारी चर्चा हुई थी। आई थिंक उस वक्त निफ्टी कुछ 18-19 हजार का होता था, और हमने उस वक्त चर्चा की थी कि अगर यही मई 2024 में रिपीट हो गया तो हो सकता है कि मार्केट वहां से डबल हो जाए। ऑब्वियसली काफी वो 18-19 का जो आंकड़ा था वो अभी 23-24 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज की फाइनल टैली 350-400 के आसपास आ गई, तो हो सकता है कि आपको ये जो बचा हुआ हफ्ता है उसमें आपको 7-8% और एक रैली मिल सकती है। आपने खुद अपने चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक रिसेंटली डिस्प्ले किया था कि जो शॉर्ट पोजीशंस थे बिफोर द इवेंट वो रिकॉर्ड हाईज पर थे, और जैसे मैं भी आपको सुन रहा था वो भी 1/3 से ही कम हुए हैं। बहुत ज्यादा शॉर्ट्स अभी भी मार्केट में हैं जो कवर हो सकते हैं। तो अगर जो नतीजा बाजार को चाहिए है, जिसकी एक झलक आपको कल मिल चुकी थी, मुझे लगता है कि अगर वो आंकड़े 350-400 के आसपास आ जाएं, तो हो सकता है कि आपको आज फिर से कल के 3-4% निफ्टी मूव के बाद आज भी हो सकता है कि एक और 3-4% का निफ्टी मूव मिल जाए। लेकिन अनुज एक वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि यूफोरिया इतना हो जाता है कि एक इवेंट बेस्ड आउटकम है, जो भी होगा अगले 5 साल में जरूर होगा, लेकिन हमें ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अनुज के जो एनुअल रिजल्ट्स अभी आए हैं उसमें अभी भी डाउनग्रेड्स अपग्रेड से ज्यादा है। तो इवेंचुअली मार्केट ट्रैक अर्निंग्स, ये इस शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट बूस्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट्स, बट इवेंचुअली थिंग्स विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। तो अगर प्राइस करेक्शन भी नहीं होता तो एक टाइम करेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा यूफोरिया बहुत जल्दी हो जाए तो क्या होता है ना अनुज, यू शुड नेवर गेट टू ऑप्टिमिस्टिक और टू पेसिमिस्टिक इन लाइफ। वो जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, एक स्थिर बुद्धि रखना बहुत जरूरी होती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि 350 अगर 400 का आंकड़ा अगर आ गया तो हो सकता है कि निफ्टी आपको ये बाकी के हफ्ते में 5-7% की रैली दे सकता है। राहुल फिर एक फॉलो अप सवाल मेरा, फिर यहाँ से स्टॉक्स कौन से खरीदें, क्योंकि अल्टीमेटली इट बॉयज डाउन टू दैट। तो अनुज, हमारी जो चर्चा उस वक्त भी हुई थी, मैं एसबीआई का जिक्र कर देता हूं। जब हमने एसबीआई का जिक्र करना चालू किया था, आई थिंक 450-500 का स्टॉक होता था, आज 900 के ऊपर है। लेकिन आज भी अनुज 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक्स पर नहीं है ये स्टॉक, और जबकि आप इंडस्ट्री लीडर्स को प्राइवेट सेक्टर में देखें, आज भी ऑलमोस्ट डबल ऑफ द वैल्यूएशन जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब 2.5 टाइम्स नॉर्थ पे जा रहे हैं। आई थिंक ऑब्वियसली क्योंकि प्रधानमंत्री का एक झुकाव रहा है for indigenization, for make in India, for defense exports, manufacturing exports, और क्योंकि बहुत सालों बाद ये थीम आई थिंक पिछले 1-2 साल में रीइमर्ज हुई है। प्रॉब्लम ये हो गया अनुज के, क्योंकि एसआईपी का जो पैसा है वो 18 से 20 हजार करोड़ प्रति महीने आ रहा है, और फंड मैनेजर्स उन्हीं स्टॉक्स को बार बार चेस कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म वैल्यूएशंस थोड़ा एक्सुबरेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं।
इसका अब स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का जिक्र होना थोड़ा फिजूल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में ही देखने को मिली है. बट आई थिंक PSUs कुड बी अ स्पेस, बट इवन प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, अनुज, आई थिंक जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आपने PLI स्कीम्स का एक एक तरफ झुकाव देखा है, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स. आई थिंक जो भी इस क्षेत्र से जुड़ा है, आई थिंक अगले 5 साल सर्विसेज से हट के मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा जोर जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. और ये मत भूलिए अनुज कि वो जो चाइना +1 की जो बात हो रही थी कोविड में, बहुत सारी कंपनियों ने जो 2021-22 में कैपेसिटी लगाए थे, वो अब जाके कमीशन होंगे, तो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ आपको अगले 2-3 साल दिखेंगी. तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड सेक्टर्स एंड PSUs में मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि डिफेंस में आपको थोड़ा इस वक्त कॉशियस होना, इट विल बी अ प्रूडेंट डिसीजन. ओके, ये रखिए पॉकेट्स रडार पे. SBI कल का हीरो, और आज भी ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन महंगे हो गए, स्ट्रेच्ड हो गए, आज भी उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है. मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, उसको रडार पे रखिएगा. राहुल हाय, गुड मॉर्निंग. रात में लेट भी सो, लेकिन आज का दिन ऐसा एक्साइटिंग है कि आदमी जोश में वैसे ही फ्रेश दिखता है. अच्छा, हमने सुबह से चर्चा कर रहे हैं तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की तो चर्चा हुई, लेकिन राहुल एक तबका और है जो साइडलाइंस पे बैठा हुआ है. वो है हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs. मेरे ख्याल से ये जो ग्रेट इलेक्शन जम्बूरी है उसको बाहर से ही ऑब्जर्व कर रहे थे. पर जिस तरह, अगर मान लें एग्जिट पोल का रुझान वाकई आज काउंटिंग डे में भी रिजेंबल कर रहा होगा, तो जिस तरह का मैंडेट आएगा, जिस तरह के रिफॉर्म्स पुश की बात हो रही है, हमें इग्नोर करना मुश्किल होगा. आप अज्यूम कर रहे हो ये साइडलाइन में बैठे हुए फूफा लोग लौट के आएंगे, ये मान के चलूं अब? तो आशीष फूफा जी, मतलब हम FIIs को कहते हैं. जरूर. तो आई थिंक इसका एक ही मेरा जवाब है कि इफ यू वांट टू इग्नोर इंडिया, डू इट एट योर ओन पेरिल. आई थिंक जो हमारे आखिरी जो GDP आंकड़े आए थे बहुत मजबूत हैं, इन्फ्लेशन चेक में है, इंटरेस्ट रेट कट्स बहुत दूर नहीं है. आई थिंक दिवाली तक पहला रेट कट आ जाना चाहिए, शायद इस साल 2 भी आ जाए. और मैं आपको 3-4 हफ्ते पहले ले जाता हूं आशीष जी. आप इस अर्निंग सीजन का लार्ज कैप में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर परफॉर्मेंसेस FMCG रहा है. सबने कहा है कि रूरल डिमांड रिकवरी दिख रही है. उसके ऊपर अगर एक नॉर्मल मॉनसून आ गया तो क्या हो सकता है. तो आई थिंक ये 3-4 चीजें, एक इलेक्शन मैंडेट, GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन अंडर चेक, रेट कट्स और रूरल रिकवरी, ये पांचों इंजन अगर एक साथ चलें एंड कपल्ड विथ, जैसे हम अनुज के साथ अभी चर्चा कर रहे थे, जो फोकस एनीवे मैन्युफैक्चरिंग पे है, आप क्यों इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे? मतलब ऐसी क्या जिद है कि इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करना? ये तो, हाँ, अगर आप US में बैठे हैं, थोड़ा साइडलाइंस पे बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ. 4-5 महीने बाद आप खुद एक इलेक्शन में जा रहे हैं, तो वो समझ में आता है. लेकिन बाकी दुनिया में जो पैसा है, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई अगर वो नहीं आ रहे तो उनका नुकसान है. क्योंकि देखिए आशीष जी, जैसे हमारी बहुत बार आपके चैनल पे भी चर्चा हुई है, हम आज उस मुकाम पर खड़े हैं और हमें एज अ भारतीय ये गर्व होना चाहिए कि हमें एट एन एग्रीगेट लेवल FI के पैसे चाहिए भी नहीं है. अगर आ जाए उनका मुनाफा है. हम अपने बलबूते पर 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो प्री डिमोनेटाइजेशन थी, आज करीबन 60 लाख करोड़ की है. किसने किया है ये? आपने किया है, हमने किया है, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली किया है. हमें गर्व होना चाहिए. कितनी इंडस्ट्रियां हैं, हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं वगैरह वगैरह, जो 12x 7-8 साल में, इट मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो एक तरफ से हमें प्राउड फील करना चाहिए कि आज हमारा जो बाजार है वो हमारे कंधों पे टिका हुआ है, और ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही रहना चाहिए. जो हमारे कंधों पे बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, दे आर वेलकम इनटू आवर मार्केट. और अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, डू इट एट योर ओन पेरिल. आई थिंक सारे जो डेमोग्राफिक्स और जो डेटा पॉइंट्स मैंने दिए हमारे फेवर में है. आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हमारे साथ पैसा बनाइए. वरना डोंट सिट आउटसाइड एंड ट्राई एंड फाइंड रीजंस टू क्रिटिसाइज. अब तो ग्रेडिंग एजेंसीज भी हमें अपग्रेड कर रहे हैं आशीष जी. राहुल जी, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच. थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी, उसके बाद आपसे फिर से चर्चा करेंगे. अभी आपने अपफ्रंट कुछ स्टॉक्स बताए, आई एम श्योर क्लैरिटी आने के बाद, उसके बाद थीम्स वीम्स कौन सी, इंडिविजुअल स्टॉक्स आप लोग अब कौन से पिक करोगे इस हफ्ते, ये सब पे अपन चर्चा करते रहेंगे सारे दिग्गजों के साथ. राहुल, थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए. थैंक यू. एक अपन ने निफ्टी की चर्चा कर ली थी. कल लाइमलाइट हॉक कर रहा था निफ्टी बैंक.
बढ़िया मूव्स थे, सरकारी लीड कर रहे थे एज एक्सपेक्टेड, हालांकि प्राइवेट ही पीछे नहीं थे, सारे के सारे बढ़िया मूव्स डिलीवर करके गए। निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन, अपन ने निफ्टी के अपने डिफाइंड मार्कर्स की बात करी, यहां गिरेगा तो कंफर्ट, वहां फटेगा तो कंफर्ट, ऐसी निफ्टी बैंक के लिए क्या बन रहा है? देखिए सरकारी बैंकों ने कल ऑलरेडी काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, लेकिन आखिरी एक घंटे को डोमिनेट किया था प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ने, HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, एक्सिस बैंक ने। देखिए आशीष, ऑलरेडी कल निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूव दे चुका है। देखिए दे चुका है शब्द का इस्तेमाल मैं इन कंपैरिजन विद निफ्टी कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे चुका था, खुला स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में, बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में रिट्रेस हुआ और करीब करीब 50,100 तक रिट्रेस हुआ। कल एक बड़े मूव के बाद जहां पे कॉल राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग के स्टैट्स को मैं इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ आशीष, क्योंकि कल भी अगर आप देखें FIs ने करीब 3.5 लाख कॉल बेची हैं, यानी कौन से जोन्स थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जोन्स होंगे। 51,000 पे और 51,500 की ट्रेजेक्टरी पे 2 स्ट्राइक्स पे कल कॉल राइटिंग हुई है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका समय का अभाव है, बस बेस को डिफाइन करता हूँ आशीष। जैसा कि मैंने वहाँ 23,160 को मेंशन किया, बैंक निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में वो लेवल होगा 50,510, 246 ड्यूरिंग द डे। इन नंबर्स पे रिएक्शन के वक्त एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 1 सेफ होगा। एज ए डे ट्रेडर मैं उसको बेट कर सकता हूँ फॉर ए पुल बैक ट्रेड, बट इसके नीचे मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा आशीष, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे ऑलमोस्ट वो जो कल का एक गैप परसिस्ट कर रहा है, आप उसको फिल करने आ जाएंगे। और ऊपर की तरफ आशीष, पहला सप्लाई पॉइंट है 378, 51, 550। यहाँ पे जाए तो एक बार के लिए अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा, और अगर ये जोन निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 740, 978 पॉसिबल है। बट 740, 978 मिले तो आप समझ लीजिएगा कि इस इवेंट के प्रोस्पेक्टिव से आपको एक्सट्रीम जोन मिल चुका है। अपने प्रॉफिट्स को जरूर कैश में कन्वर्ट करें, लेकिन पहला रेजिस्टेंस पॉइंट वाकई टफ है निफ्टी बैंक के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग, ये अप्रोच क्लियर है। निफ्टी गिरे 160 या 23,030 के जोन्स पे तो, या 23,500 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी, ईदर वेज ये डिफाइंड मार्कर्स जहां पे आपने एंट्री पानी है। ऐसे ही निफ्टी बैंक में 50,510, 50,250 पकड़ लीजिए, वो जोन नीचे की तरफ, या फिर 51,550 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर जा रहे हैं तो लिखा हुआ भी है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए जरा आज के इंटरेस्टिंग